अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, वॉइस में भी पूछ सकते हैं, और ये भी बता दीजिएगा आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। एक क्वेश्चन आ गया, सरकार वाला क्वेश्चन, मिरेकल लिमिटेड राइट ऑफ यूज एसेट की एंट्री क्या होगी? अभी करने लगे हैं। यस, बिल्कुल सही किया। लीज पेमेंट आपने लिख ली। कल हमने यही गलती की थी, 2 मिलियन ऐड नहीं किया था। आज हम वही काम करने लगे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 20 आ गई, बिल्कुल इतनी 20 ही आनी चाहिए थी। अभी इसकी ही एंट्री करने लगे हैं, इसी को ही आगे लेकर चलने लगे हैं, ये पास पेपर ही करने लगे हैं। सर जी, डे 2 वाली अपडेटेड फाइल अपलोड नहीं हुई। डे 2 की अपडेटेड फाइल अपडेट नहीं हुई। डे 2 की अपडेटेड फाइल को क्या हुआ था? अपडेटेड ये एक ही फाइल होती है, वो मुकम्मल ही होती है। यहाँ तक थी फाइल। डे 2 लेक्चर 2 या IFRS का ओवरऑल डे 2, या IFRS 16 का डे 2? क्योंकि एक पहला दिन था जिसके अंदर ओरिएंटेशन हुई थी। अच्छा, माइट भी कोई प्रॉब्लम आ गया हो, मैं चेक कर लूंगा। ओके कासिम बेटा, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ऑटम 12 का क्वेश्चन नंबर 2, होप सो आप लोगों ने इसका शेड्यूल बना लिया होगा। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना चाहिए वो फार्मूला ही लिखना चाहिए। लीज पेमेंट में डाउन पेमेंट लिख लें, प्लस रेंटल लिख लें, प्लस परचेज ऑप्शन लिखें। चीज मुकम्मल लिखी जाए तो गलती नहीं होती। अगर चीज मुकम्मल ना लिखें तो फिर गलती होने के चांसेस होते हैं। जैसे हमने कल जल्दी में एक काम कर दिया और फिर एक 2 मिलियन वाला परचेज ऑप्शन हम भूल गए, लिखने से रह गया। अच्छा जी, इसमें हमें रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, रेलेवेंट नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 12 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स, इग्नोर टैक्सेशन, ये काम करना है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं इससे रिलेटेड लेकर आ जाता हूँ डाटा, इंशाल्लाह। यस, द डाटा। आप लोगों ने वेरीफाई करना है क्या आपका शेड्यूल ऐसा ही बना हुआ है। मेरा क्लास है।
हमने ये सीख लिया था, परचेज ऑप्शन हमने ऐड कर ली है और हमारा 20 मिलियन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई। और शेड्यूल काइंडली वेरीफाई कर दें, क्या यही बनता है आपका? कोई फर्क तो नहीं माना? आपकी ये पेमेंट होनी थी, इस तरीके से पेमेंट होनी थी। 5.8 मिलियन प्रेजेंट वैल्यू, 5.8, 5.8, 5.8 और चौथे साल के एंड पर 2 मिलियन। और 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करने के लिए आप कैलकुलेटर में फिक्सिंग कर लेंगे, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। दूसरी चीज, शेड्यूल पेमेंट डेट की बेसिस पर बनाना है, फाइनेंशियल ईयर की बेस पर नहीं बनाना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है 5.8 मिलियन, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। ये फौरी तौर पर पे हो गया है, हम इसे कह सकते हैं एडवांस में पे हो गया। और हमारा जो लीज लाइबिलिटी पहले दिन की है वो 14.2 लीज लाइबिलिटी बन जाती है। अब इसको दो तरीकों से एंट्रीज इसकी पास की जा सकती हैं, बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर। पहली एंट्री, जर्नल एंट्री 1 जुलाई 20, 1 जुलाई 10, राइट ऑफ यूज एसेट में आना है बैलेंसिंग के तौर पर। आपने कैश दिया, डाउन पेमेंट या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5.8 मिलियन की। आपकी बैलेंस लीज लाइबिलिटी एक साथ को ये वाली पेमेंट करने के बाद रह गई है 14.2 मिलियन। कोई कैश आपका अगर आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का हो तो वो आपने लेना है। कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आ रही हो तो वो लेनी है। पैरा 24 हमें याद हो जाना चाहिए। अब जनरली ये कितने हो गया, राइट ऑफ यूज एसेट 30 का ही हो गया। ये हमारी एंट्री, पहली एंट्री इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर इसका अल्टरनेटिव 2 एंट्रीज के तहत भी आप कर सकते हैं। मसलन आप एक एंट्री पास करें, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश आईटीसी का क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी 20 के साथ रखें, राइट ऑफ यूज बैलेंस 20 के साथ ले आए। अब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दें, लीज लाइबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट 5.8 के साथ। रिजल्टेंटली दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा, सेम होगा। कोई एग्जामिनर इसको भी गलत नहीं कर सकता और ये भी गलत नहीं है, दोनों का अल्टीमेट इफेक्ट क्या है, सेम है। जी बच्चों, लेसी डेफिनेटली डेप्रिशिएट करता है एसेट को, जब एसेट बुक करेंगे तो उसे डेप्रिशिएट भी करेंगे। बेटी ने क्वेश्चन पूछा था, हमने डेप्रिसिएशन 2 दिन से लेसी पढ़ रहे हैं और लेसी की डेप्रिसिएशन भी की है। सर जी, अगर लेसर ने 1 फरवरी 22 को एसेट लेसी को अवेलेबल फॉर यूज कर दिया और लेसी ने फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 1 जून 22 को अवेलेबल फॉर यूज हुआ, इसमें पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन 1 फरवरी 22 से स्टार्ट होगी, तो वो लेसर करेगा या लेसी? लेसी करेगा, लेसी की काउंटिंग पढ़ रहे थे। लेसर की कहानी तो बाद में होगी, अभी लेसी की ही कहानी पढ़ रहे हैं। लेसी ही 1 फरवरी से स्टार्ट करेगा बाय रूल,
स्टैंडर्ड कह रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है तो हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। यही तो चीज इसमें टेक्निकल थी, छोटी सी पॉइंट टेक्निकल था, वो मैंने आपको बताया था। बात क्लियर होगी बेटा? तो ये 1 जुलाई 10 को एंट्री हो गई। अब हमारी एंट्री नेक्स्ट होनी है, अब एडवांस का क्वेश्चन है। क्या है? एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत तरीके से चलना है। एडवांस के क्वेश्चन के अंदर ये पहली तारीख की 1 जुलाई की एंट्रीज आ गई, 1 जुलाई 10। अब बेटा जी इसने डेप्रीशिएट कितने पे होना है, 4 साल पे या 10 साल पे? आपने देखा ना तो आपको नजर आई है, नहीं, आपको ऑप्शन टू बाय नजर नहीं आई, नहीं सॉरी, ट्रांसफर वाली ऑप्शन नजर नहीं आई, लेकिन दूसरी ऑप्शन नजर आ गई, ट्रांसफर वाली ऑप्शन नोट, लेकिन ऑप्शन टू परचेज मौजूद है। और हमारी कॉस्ट हमें एविडेंस दे रही है कि फेयर वैल्यू इसकी कम है और फेयर वैल्यू ज्यादा है। 3 वाली चीज हमें 2 में मिल जाएगी, तो हम इस चीज को एक्सरसाइज करेंगे और अंडरस्टूड होगा कि ये एक्सरसाइज हो रही है। तो फिर इस वजह से हम इसको किस पर डेप्रिशिएट करेंगे? एविडेंस ऑफ परचेज ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम यूजफुल लाइफ के ऊपर इसको डेप्रिशिएट कर देंगे, जो कि बनता है 10 साल। 20 मिलियन को 10 साल के ऊपर डेप्रिसिएशन करें। साल एंड हो रहा है, अब 30 जून 11 की एंट्री हो रही है। पहली एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट और राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 20 राइट ऑफ यूज वाला डिवाइड बाय 10 ईयर्स इज इक्वल टू 2 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी आपकी पहली एंट्री। अब आपने मुझे एक चीज बतानी है, क्या आपने 14.2 यकम जुलाई 10 से लेकर 30 जून तक इस्तेमाल किया है? ये वाला क्वेश्चन। इस्तेमाल नहीं किया पैसा मैंने, क्या मैंने किसी और बंदे का पैसा इस्तेमाल नहीं किया? उसकी एसेट की चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट देना बनता है? मैंने यकम जुलाई से लेकर यकम जुलाई 10 से लेकर 30 जून 11 तक ये पैसा इस्तेमाल किया है किसी और पार्टी का या नहीं किया? ये आपने सोचना है। क्यों बच्चों? सवाल का जवाब नहीं आ रहा। एसेट तो यूज किया है, तो फिर उसके अगेंस्ट पैसे सारे दे चुका हूं मैं। तो फिर उसका पैसा इस्तेमाल किया, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, मेरे ऊपर एक लोन है या नहीं है? एसेट तो हमारा हो गया ना, एसेट तो हमारा हो गया ना, लोन भी तो साथ है ना हमारे सर के ऊपर। असल में तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होना है, एसेट के ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं है, एक ऑब्लिगेशन मौजूद है ना। तो ऑब्लिगेशन जब मौजूद है तो उसका पैसा यूज कर रहे हैं, तो उसका पैसा यूज कर रहे हैं, तो मैं यही पूछा उसका पैसा हमने कितना यूज किया? क्या 20 यूज किया? नहीं, 5.8 तो पे कर दिया हुआ है, तो पैसा यूज तो 14.2 किया ना। मुफ्ते में जो काम कर रहे हैं वो तो 14.2 का कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना बनता है या नहीं बनता? 1 जुलाई 10 से लेकर 30 जून 11 तक यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी 14.2 है। क्या ये लीज लाइबिलिटी 14.2 पूरे 1 साल तक बरकरार रही या नहीं रही? अब इसके ऊपर इंटरेस्ट देना बनता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवांस के क्वेश्चन में हमारा साल का कुछ हिस्सा या मुकम्मल हिस्सा, ये सारे का सारा क्या होगा, अगले साल में नजर आ रहा होगा। मुकम्मल तब होगा जब साल की एक ही इंस्टॉलमेंट हो, एनुअल इंस्टॉलमेंट हो, और कुछ हिस्सा तब होगा जब आपकी इंस्टॉलमेंट साल में ज्यादा हो। तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो बस एक इंस्टॉलमेंट जितना पैसा जो है ना वो अगले साल में आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा। क्वार्टरली होगी तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट अगले साल में, सेमी एनुअली होगी होगा तो एक आखिरी सेमी एनुअली का इंटरेस्ट अगले साल में होगा। तो यहां से ये पता चला कि 2.23 जो है ये हमारे साल का इंटरेस्ट है, ना कि अगले साल पे अगले साल हो रहा है। तो इसकी एंट्री हमने, इंटरेस्ट की एंट्री हमने जो सीखी थी वही वाली होनी है, लेकिन होनी 30 जून 11 को है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कितना था जी, 2.23। बस अब होगा क्या, हमारी लीज लाइबिलिटी जो शो हो रही थी 1 जुलाई 10 को 20 से हुई और 5.8 से लेस हो गई, तो ये 14.2 पर आ गई। अब हमारी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 2.23 ये आ जाएगी। तो मेरा जो लाइबिलिटी बन जाएगी वो 16 पॉइंट समथिंग बन जाएगी, 14.2 प्लस 2.23 16.43 बन जाएगी। ये मेरी लीज लाइबिलिटी 30 जून के ऊपर हो जाएगी। बात क्लियर हुई। अब इस लीज लाइबिलिटी को दो हिस्सों में आप जब एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होंगे वो तोड़ना होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में। अब 16.43 में किस तरीके से तोड़ना है आपने, ये 2.23 अगले साल में पे हो जाना है। अगले साल के एंड पर अब देखेंगे, अब अगले साल के एंड पर जो लीज लाइबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी और इस साल के एंड पर क्या बननी है। दिस इज कॉल्ड अ पीनट अप्रोच। क्या है जी, एक पीनट अप्रोच के तहत आप लीज लाइबिलिटी आराम से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज पीनट, पीनट का रंग ब्राउन होता है, ग्रीन नहीं होता। तो दिस इज आवर पीनट, इसके अंदर सिर्फ सिर्फ दो पीनट्स हैं। और ये बात समझाने के लिए है, ये कहीं कोई स्टैंडर्ड की वर्डिंग नहीं है पीनट अप्रोच, ठीक है। पता चले आप किसी और से बात करें वो कहे यार ये पीनट अप्रोच क्या होता है। तो ये मेरी क्या है, टोटल लाइबिलिटी 16.23 प्लस 2.23 16.43 हो जाएगा। दिस इज हमारी टोटल लाइबिलिटी, टोटल लीज लाइबिलिटी। अब करंट पोर्शन क्या है, करंट पोर्शन है मैंने अगले साल में 3.57 भी पे करना है, 2.23 भी पे करना है, मींस टोटल मैंने अगले साल में 5.8 पे करना है। अब मेरी करंट लाइबिलिटी 5.8 हो जाएगी बेटा। मैं करंट लाइबिलिटी लिखूंगा 5.8, इसमें 3.7 प्लस 2.23 3.57 होगा। और मैं 16.43 में से 5.8 माइनस करूंगा, नॉन करंट लाइबिलिटी बना दूंगा। 16.58
16.43 minus 5.8, 10.63। अब ये वंस अगेन नजर नहीं आएगी, वंस अगेन नजर नहीं आएगी। वंस अगेन अगर आपने करना है तो पीनट अप्रोच के तहत करना पड़ेगा। अल्लाह करे मैच हो गया पीनट अप्रोच के तहत। 10.63 सॉरी 10.63 ये नजर आ गया। अगले साल में मुझे जो पे करना है करंट लायबिलिटी के तौर पर वो 5.8 पे करना होगा, इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी। अब जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का पार्ट बन चुका हुआ है, बस ये आपने समझना है। बात क्लियर होगी बच्चों? अच्छा जी, रिपीट कर देता हूँ। रिपीट क्या करूँ वैसे? करंट और नॉन करंट, अच्छा जी, करंट और नॉन करंट कर देते हैं। मैंने अपनी लीज लायबिलिटी बनाई। लीज लायबिलिटी, मुझे ये वाला लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, आपका सारा काम यहाँ से ही हो जाएगा। पीनट अप्रोच एडवांस के क्वेश्चन में पीनट अप्रोच के तहत लीज लायबिलिटी बनाएंगे, जो हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे और अपना बैलेंस में 2.23 जो इंटरेस्ट अगले साल की पहली पेमेंट में मौजूद होगा उसको ऐड अप कर देंगे। चाहे वो क्वार्टरली पेमेंट है, चाहे वो सेमी एनुअली पेमेंट है, चाहे वो एनुअली, अगले साल की पहली पेमेंट में जो भी इंटरेस्ट है वो हमारे साल का है। सो सिंपल इज दिस। अगले साल की पहली पेमेंट में जो भी इंटरेस्ट है वो हमारे साल से बिलोंग करता है। कौन से क्वेश्चन में? एडवांस के क्वेश्चन में। एडवांस के क्वेश्चन में भी वो वाला क्वेश्चन जिसमें इंस्टॉलमेंट हमारे फाइनेंशियल ईयर से क्लैश नहीं कर रही। इसमें क्लैश कर रही होगी तो लॉजिक यही देखनी है कि हमारे साल का कितने अरसे का इंटरेस्ट अगले साल में है, ये देख लीजिएगा। उसके ऊपर बाद में बात आएगी, लेकिन अभी के लिए ये वाला फिक्रा आपके लिए बहुत हद तक काम करेगा। 99.999999% ये फिक्रा काम करेगा। अगले साल की पहली पेमेंट में जो भी इंटरेस्ट है वो हमारे साल से बिलोंग करता है एडवांस के क्वेश्चन में। अच्छा जी, ये कहानी होगी। और अब करंट और नॉन करंट की बात करनी थी, तो बेटा जी करंट और नॉन करंट में सो सिंपल। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपने देखना है अगले साल में क्या चीज पे करनी है। यहाँ पर 16.43 पे करना है। यहाँ पर 16.43 के दो हिस्से कह सकते हैं, 14.2 एंड 2.23। ये 2.23 यहाँ पर पे करना है और 14.2 में से 3.57 भी यहाँ पर पे करना है, जो कि टोटल आपकी इंस्टॉलमेंट के बराबर बनता है 5.8। ये आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और टोटल लायबिलिटी में से करंट माइनस कर दें तो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाती है। आई बिलीव इट सो। अब आपको समझ लग गई होगी। अच्छा जी, करंट और नॉन करंट की बात हो गई।
जर्नल एंट्री की बात हो गई। अब अगला साल आएगा, अगले साल की एंट्री 1 जुलाई 11 को पेमेंट करनी है। अब पेमेंट की तो एंट्री हमने एक ही सीखी है, बड़ी आसान सी सीखी है, लीज लाइबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट 5.8। हमने तो इंस्टॉलमेंट से एंट्री पास कर देनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 1 जुलाई 11 को ये वाली एंट्री हमने तो ऐसी सीखी है ना एंट्री, एक इंटरेस्ट की एंट्री और एक पेमेंट की एंट्री। एरियर के क्वेश्चन में दोनों एंट्री सेम डेट पर, एडवांस के क्वेश्चन में एक एंट्री करंट ईयर में, एक अगले साल में। बस इतना सा फर्क, इतना सा फर्क है बस एडवांस और एरियर में। अगर हम इस तरह की एंट्री के ऊपर चलेंगे, अगर हम जो दूसरी अल्टरनेट एंट्री बताई थी, जो मैंने कहा था सिर्फ एरियर के केस में हो पाएगी, तो फिर आप खुद कंफ्यूज होंगे। तो एंट्री को भी ऐसे ही रखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, स्टैंडर्ड भी यही कहता है। पैरा आपको पढ़ाया था, पैराग्राफ नंबर पता नहीं कौन सा था, वो तो आप याद रखना आपका काम है। पैराग्राफ नंबर से याद आया, मैंने पता नहीं स्टैंडर्ड आपको दिया या नहीं दिया, आई थिंक सो नहीं दिया, हाईलाइटेड स्टैंडर्ड। चले आज 32 था शायद, यस ये चीज होगी ना बात, 32 था शायद। अब चेक करते हैं बच्चे का माइंडसेट कितना शार्प है। कम अज कम इस बच्चे को इतना आइडिया है कि इसके नजदीक नजदीक था, और ये आइडिया है पेज के आखिर पे था, अगले पेज के स्टार्ट पे था। ऐसा होता है ना, आपके दिमाग में यहां तक सरायत होता है कि यार चीज जो पड़ी हुई है कौन सी जगह पर पड़ी हुई है। 36 था, 36 था, चलो 32 पर भी आएगा, 32 पर भी आएगा, तो वो 32 से खुद ब खुद 36 पर आ जाएगा। लिहाजा पेज सेम के ऊपर ही पहुंचा हुआ है बच्चा। बेइज्जती की बात नहीं है, मैं गाइडेंस दे रहा हूं, इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक याद होता है जो सी चीज जहां से पड़ी होती है कि कौन सी जगह के नजदीक तरीन है। मुझे भी जुबानी याद नहीं है, तो बच्चों को कैसे हो जाएगा। जुबानी याद करने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ा है, हाईलाइट किया हुआ है, जाओगे पेज के आखिर पे, ये पता पेज के आखिर पे है, तक करके वहां पे पहुंचोगे। ये ही चीज है, अगर स्टैंडर्ड से पढ़ लोगे स्टैंडर्ड से, तो फिर वो पेपर में हेल्प करेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं हेल्प करेगा। सो सिंपल। बहुत सारे बंदे आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे सीनियर यही कहेंगे, भाई जी कोई हेल्प नहीं होती है। मैं बकल्लम खुद 20 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैंडर्ड से देख के किया हुआ है, फाइनल में, सीए फाइनल में 20 मार्क्स का क्वेश्चन, और 20 तो मैं शायद एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 18 मार्क्स का होगा, एक बड़ा क्वेश्चन। स्टैंडर्ड भी बता सकता हूँ कौन से स्टैंडर्ड का देख के किया था। IFRS 2 था, शेयर बेस्ड पेमेंट, जो जुबानी याद होता ही नहीं है सीए फाइनल में, बड़ा मुश्किल हो जाता है, देख के किया था। एग्जाम्पल ढूंढी थी, कौन सी एग्जाम्पल से बनता है, मैच कर रहा है या नियर टू है, ढूंढ वही सकता है जिसने पढ़ा हुआ है। ढूंढ के सामने रखी एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है, अब उसको किया अपने अंदाज में। एग्जामिनर को ये नहीं पता चल सकता था कि ये देख के हुआ है, जो सी चीज पहले लिखी हो बाद में कर दी, जो सी चीज बाद में लिखी हो पहले कर दी, कहानी खत्म। और वो देख भी लेके देख के हुआ है, सो व्हाट, इजाजत है जी, आंसर सही होना चाहिए ना। ले जी, तो पैराग्राफ नंबर 36, इंक्रीज इंटरेस्ट से करना है, पेमेंट से, जो पेमेंट करेंगे हम, अमाउंट ऑफ पेमेंट उससे होनी, तो 5.8 से हमने पेमेंट कर दी है। बस डेट का ख्याल रखना है आपने, इतना सा बस, इतना ख्याल तो रख ही लोगे। ये आ गया हमारा वापस, 5.8 की पेमेंट कर दी हमने 1 जुलाई 11 को। अब वंस अगेन 30 जून 12 आएगा। एक तो इसमें डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन डेबिट राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट, वो वही वाला आएगा 2 मिलियन का। अब बार बार वर्किंग करने की जरूरत नहीं। और फिर वंस अगेन यहाँ पर 30 जून 12 पे एक और एंट्री होगी,
हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल की पेमेंट में होगा। अब हमारा साल कौन सा है? 30 जून 12। पहली इस वजह से लिखी है, क्वार्टर होगी तो 4 पेमेंट्स होनी है ना, तो सिर्फ सिर्फ एक ही आनी है, एक ही इंटरेस्ट होगा जो अगले साल में जा रहा होगा, एक से ज्यादा नहीं जा सकता। तो आप 30/12 अगर कर रहे होंगे तो मैंने पैसा 10/63 यकम जुलाई से लेके 30/12 तक इस्तेमाल किया और उसका इंटरेस्ट है 1.67। मेरी एंट्री हो जाएगी, एंट्री में कोई फर्क नहीं आना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट 1.67, नो डिफरेंस, नथिंग एल्स। गया भाई, ये वाला 1.67 मैंने ले लिया। अब मेरी लीज लायबिलिटी टोटल क्या होनी? अब इस साल के हिसाब से इस साल के एंड पर अगर मैं लाइन लगाऊं, यहाँ पर नहीं लगनी थी, यहाँ पर लगनी थी, तो लीज लायबिलिटी टोटल 10.63, पीनट बनाऊं तो उसके अंदर 1.67 ऐड कर दूंगा, 10.63 प्लस 1.67, मेरी 12.3 की लीज लायबिलिटी हो जाएगी। अब मैं इस साल का अगर करंट और नॉन करंट बनाऊं तो बहुत आसान सा तरीका आप बताने लगा हूं आपको दोबारा से। 30/12 का काम कर रहे होंगे, आपने लीज लायबिलिटी से लेके रिलेटेड नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी बनानी है, तो चुप करके एडवांस के क्वेश्चन में जितनी इंस्टॉलमेंट है वो आपकी क्या होगी? करंट लायबिलिटी होगी। पूरी की पूरी होगी या नहीं होगी? ना रखें, ना रखें, वही होगी। एडवांस के क्वेश्चन में रेंटल इक्वल टू करंट लायबिलिटी होगी, जो अगले साल में रेंटल पे करना है, तो पे करना है मैंने 5.8। मेरी टोटल लायबिलिटी बनी थी जो मैंने शेड्यूल से देखा 10.63 प्लस 1.67 12.3, 10.63 प्लस 1.67, प्लस 1.67 माइनस 5.8 कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा नॉन करंट का -5.8, 6.5। दिस इज हाउ, सो सिंपल। बस इतना सा याद रख लें, एडवांस के क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी क्या होगी आपकी? पूरी की पूरे होगा क्या नाम है, रेंटल, जिसके अंदर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों शामिल होंगे। प्रिंसिपल कितने हुए? 4.13। और एंड पर नॉन करंट, अगले साल के एंड पर आखिरी लाइन पे जो है वो आपकी क्या बन रही है? नॉन करंट लायबिलिटी बन रही है। So this is how you will proceed with respect to journal entries and with respect to your disclosures, your note। अब हम फॉर्मेट उठा लेते हैं, उस फॉर्मेट के अंदर सारी चीजें फेंक देते हैं। एक फॉर्मेट बनाया था हमने कल, कॉपी किया था, यहाँ पे नहीं किया था, किया था। अभी हम नॉर्मल लीज पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लीज का ये फॉर्मेट है, इसमें यही चीजें आएंगी। राइट ऑफ यूज एसेट आएगा, अपनी बुक वैल्यू पर आएगा। हमने 20 के ऊपर बुक किया था, 30 जून 11, 30 जून 12।
हमने 20 पर बुक किया था, 2 की डेप्रिसिएशन की थी, ये आ गया 18, 18 में से 2 गए 16, कहानी खत्म। करंट एसेट कोई नहीं आना, नॉन करंट लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी। दोबारा से अब जाएंगे कहां पर, शेड्यूल से देखेंगे। एडवांस का क्वेश्चन है, शेड्यूल में आप भागे भागे जाएंगे, शेड्यूल से देखेंगे, दोबारा से एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी। आप पीनट अप्रोच के तहत अगले साल का पहला इंटरेस्ट एड अप कर लेंगे और टोटल लायबिलिटी बनाएंगे 16.43, 14.2 प्लस 2.23, 14.2 प्लस 2.23। आप नॉन करंट में लिखेंगे इसी तरीके से 14.2 प्लस 2.23 माइनस 5.8, यहां पर रख दो 5.8 और यहां पर रख दो बैलेंस 14.2 प्लस 2.23। मैं जानबूझ के रेपिटेशन कर रहा हूं, काम ये कर चुका हूं। 10.66, 10.66 यहाँ पे लिख दो। उससे अगले साल के अंदर 10.63 प्लस 1.67 माइनस 5.8, 5.8 करंट में लिख दोगे और 10.63 प्लस 10.63 था या 66 था, आई थिंक 63 था, देख लेते हैं दोबारा से। 63 था, ये आ गया जी 6.5, फ्रंट पोर्शन भी आ गया 5.8। तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा अगर बस इतना याद रखें कि इसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो चुका हुआ है और प्रिंसिपल भी शामिल है एडवांस के क्वेश्चन में। ये एडवांस का क्वेश्चन है, रेंटल्स पूरे का पूरा उसमें जम हो चुका हुआ है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 2 मिलियन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है। एक साल में इंटरेस्ट 2.23, दूसरे साल में 1.67। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग में कुछ नहीं था, एडिशन में 20 था, क्लोजिंग आपका हो गया 20। ओपनिंग में कुछ नहीं था, डेप्रिसिएशन आपने 2 की आपकी डेप्रिसिएशन हो गई 2 की, आपका नेट कैरिंग अमाउंट 18। ओपनिंग में एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 2, इस साल मजीद चार्ज की, टोटल हो गया 4। 20 ओपनिंग में आ गया, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। 20 की क्लोजिंग में 20 में से 4 के बाकी आ गए 16। ये आपका राइट ऑफ यूज एसेट का नोट आ गया। नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता, नॉर्मली ये वाला पूछा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लीज लायबिलिटी में जनरल लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेच्योरिटी एनालिसिस बनाएं। अब मेच्योरिटी एनालिसिस बनता है प्रिंसिपल वैल्यू, जो रेंटल वैल्यू का, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट, इसको मेच्योरिटी एनालिसिस के आगे कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट भी लिख सकते हैं, खाली मेच्योरिटी एनालिसिस भी लिखा जा सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट। अजीब, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम भूल गए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होता, फ्रेंडशिप का इस बात की है, भूल गए तो फिर क्या होगा। प्यारे प्यारे बच्चों, बनाना क्या है, डिस्क्लोजर बनाना है। स्टैंडर्ड के एंड पर डिस्क्लोजर लिखे होते हैं, स्टैंडर्ड के एंड पर डिस्क्लोजर लिखे होते हैं। ये डिस्क्लोजर शुरू हुए हैं, ये तो लेसर के हैं, इससे पीछे लेसी का काम पहले था, लेसर से पहले लेसी के डिस्क्लोजर आने चाहिए। ये आ गई डिस्क्लोजर लेसी से रिलेटेड। लेसी शैल डिस्क्लोज, क्या कुछ डिस्क्लोज करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज क्या किया, राइट ऑफ यूज एसेट में, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज कितना है, ये भी हमने बताया। ये एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, एक्सट्रैक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली चाहे फेस के ऊपर बता रहे हो चाहे आप नोट के अंदर जाके बता रहे हो, दोनों डिस्क्लोजर्स ही कंसिडर होते हैं। डिस्क्लोजर मींस डिस्क्लोज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने ना कितने डिस्क्लोज करना, बूथे के ऊपर, फेस के ऊपर या फिर नोट के अंदर। ये सी और डी बात की बातें हैं। राइट ऑफ यूज एसेट का नोट, टोटल कैश फ्लोज फॉर लीज एडिशन,
ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, सारे राइट ऑफ यूज एसेट का नोट। 56 नंबर नोट, 56 नंबर पैरा, ये वाला पैरा बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर इंशाल्लाह क्वेश्चन बनाकर लिख रहा हूँ। बाकी डिस्क्लोजर किधर गया? हाँ, पैराग्राफ नंबर 58, इसको कर लें ऐसे करके अनसर्कल ढेर सारा। LSC shall disclose maturity analysis of lease liability applying in paragraph 39 and 21 financial separately from the maturity analysis of other financial liabilities। ठीक है जनाब, तो मेच्योरिटी एनालिसिस आपने बताना है, और मेच्योरिटी एनालिसिस क्या होता है ये देख लेना क्या होता है। हो सकता है कोई बी पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं पे शायद वाली बात है, कहीं पे मिल भी जाए आपको बना हुआ, बी पार्ट में कहीं ना कहीं पे शायद वाली बात है, मुझे याद नहीं है। जनरल एंट्रीज तक कुछ कुछ लिखी हुई है, ये लो बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 14 में कोई ना कोई थोड़ी सी मिलती जुलती एंट्रीज भी आ रही हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ अब बोलो, चीजें भी मिल जाती हैं, जस्ट हाईलाइट करें टिक कर लें तो चीज भूली हुई चीज भी मिल जाती है। लीज मॉडिफिकेशन हमारे केस में नहीं है, चले बाहर काफी इतना इतना तो याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेच्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, तो मेच्योरिटी एनालिसिस आपने देना है। अब शेड्यूल में हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या कर लोगे, लाइन लगा लोगे। हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाई तो हमें पता चला, अब ये इंपॉर्टेंट काम आ गया एडवांस के क्वेश्चन में, और जहाँ पे परचेज ऑप्शन आ जाती है 1 साल में 30 जून 11, सॉरी 30 जून 11, यस, पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में। 5.8, 5.8 and 7.8, this is the important thing। अन्य का काम नहीं करना। 5.8, 5.8 एंड इधर गया 7.8, 7.8 कैसे बना है? 5.8 प्लस 2 से 1 साल मजीद गुजरेगा तो एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई होगी, बाकी रह जाएंगी 5.8 एंड 7.8। जी बच्चों बात समझ लग गई है कि नहीं लगी? तो दिस इज सो सिंपल थिंग। अभी चीजें हमारी बहुत आसान आसान सी है, मुश्किल नहीं है। पास पेपर भी कर लिया, पास पेपर में कुछ नहीं था, पुराने जमाने का पास पेपर था ना। आप वाले पास पेपर देखें तो मजा आ जाता है। अब तो वो स्टैंडर्ड में से चीजें दिमाग घुमा के निकाल कर पूछता है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जनरल एंट्रीज पता चल गई आपको, एडवांस की क्वेश्चन की सारी चीजें पता चल गई माशाल्लाह से। ये बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बन गया था मेरे से पिछली दफा। और
मुश्किल तो नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। सर जी कल जोन सा एमसीक्यू किया था उसका ऑप्शन डी था, वो एग्जामिनर कौन से चैप्टर के एमसीक्यू में दे सकता है? और तो है वो एमसीक्यू तो मैंने बनाया था आपके साथ बैठे बैठे ही। ओ मुझे याद भी नहीं था। इसका ऑप्शन डी जो है कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज में दे सकता है, ये बेटा आप हर एमसीक्यू के अंदर ऐड कर सकता है। अम्मी से पूछ के बताऊंगा। और फिर वो जब अम्मी से पूछने जाएगा ना तो फिर आप समझ सकते हैं पेपर क्या होगा। अच्छा चलो जी आगे चलते हैं बच्चों। हाँ तो आप कहना ना सर, अम्मी ये देख लें सर ने लिखा हुआ है, तो मैं आपसे पूछने आया हूँ ना। फिर वो कहेंगे वो टीचर की पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी बच्चों। अच्छा छोटी सी बात आई, आपकी एग्जांपल्स आ गई आईडीसी की क्या क्या होती हैं, या आपने याद कर लेनी है। ये स्टैंडर्ड में पता नहीं कहीं पे मिली है या नहीं मिली, मुझे मेरा ख्याल है मिली हुई है, कहीं पे थी, याद नहीं पड़ रहा कौन सी जगह पर थी, लेकिन थी कहीं ना कहीं पे। थी आईडीसी की एग्जांपल, यस। आईडीसी की एग्जांपल IS-16 के बी में जाएंगे तो शायद अपेंडिक्स बी में कहीं पे थी, आई थिंक सो। कहाँ पे थी? चलें ये देख लेंगे, अगर नकल मारने के लिए ये चीज ढूंढनी पड़ेगी तो ढूंढ लेंगे। इसकी एग्जांपल्स कहाँ पे हैं, कम से कम नहीं तो याद तो कर ही सकते हैं, आप इतनी छोटी छोटी सी बातें तो याद कर सकते हैं। अब ढूंढने का टाइम नहीं है इस वक्त। हाँ बी पार्ट में भी हो सकता है, बिल्कुल बी पार्ट में भी हो सकता है। चलें ढूंढ लीजिएगा, बार मैंने लिखी हुई है। कमीशन, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, आप कोई कमीशन दे रहे हैं, आपने कोई लीज ली है करवाई है, तो एक कमीशन एजेंट दरमियान में था, उसको कहा काइंडली यार बैंक के साथ डील करवा दो तुम्हारी मेहरबानी, तो ये क्या है, उसको जो पैसे देंगे वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। लीगल फीस मैंने कहीं पर स्टैंडर्ड में थी जहां से मैंने देख के लिखी हुई है ये। ओनली इफ दे आर कंटिजेंट ऑन ओरिजिनेशन ऑफ द लीज। लीज करवाने के लिए और रिलीज के होने में अगर कोई लीगल फीस है सिर्फ और सिर्फ तब लेनी है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं लेनी, और कोई और लीगल फीस उठाकर डाल दी है। कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज टर्म्स एंड कंडीशन ओनली इफ दे आर कंटीजेंट ऑन ओरिजिनेशन ऑफ लीज। बिल्कुल लीज करवाने के अंदर जो चीज बन रही है ना, निगोशिएशन के अंदर कोई खर्चे करने पड़ गए हैं, तो वो है।
अरेंजिंग कोलेट्रल, कोई सिक्योरिटी आपने अरेंज की है, वो भी लीज से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी। पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट टू ऑब्टेन द लीज, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ये वाली चीज याद रखनी है। दुकान आपने लीज पर लेनी थी, दुकान में पुराना किराएदार बैठा हुआ था, वो 10 साल से बैठा हुआ था, निकल नहीं रहा था, जान नहीं छोड़ रहा था। अब आपने लेनी थी लीज, लीज पर लेने के लिए आपको क्या हुआ, पुराने टेनेंट को कुछ पैसे देने पड़े, यार तेरी मेहरबानी, जा शाबाश, ये ले, ये मुझसे पैसे ले, और दूसरी जगह पे जाके ना, साथ दो दुकानें छोड़ के वहां पर रेंट पे मिल रही है, वहां पर मैं ये पैसे लो और वहां पे जाके रेंट पर ले लो। तो ये वाली चीज भी आईडीसी कहलाएगी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसके ऊपर याद रखने में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बस। अच्छा जी, तो बेटा IAS 16 में जितने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं एसेट के, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी ऐसी है जो कि आपके पास पहुंच गई है और अब उसके बाद इंस्टॉलेशन वगैरह सारे खर्चे हैं, तो वो भी एसेट का पार्ट बनने हैं, राइट ऑफ यूज एसेट का, वो मैंने आपको पहले से ही बताया था। अच्छा जनाब जी, कमेंसमेंट डेट वर्सेस इंसेप्शन डेट, ये तो हम कल देख चुके हुए हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, उसको डेट आ गया, उसका एक क्वेश्चन आ गया। ABC Limited entered into a lease arrangement for the machine for ACL Bank. Lease commencement date 1st April, lease inception date 1st January, lease term 3 साल, rental to be paid on 1st April and 1st October 5 लाख रुपया, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज 14% पर annum, पेमेंट टू अ लीगल एडवाइजर टू रिव्यू एंड एडवाइज ऑन लीज एग्रीमेंट। Procurement manager of ABC remain involved for a month of negotiating the lease, monthly salary 1.5 लाख रुपया। जी बच्चों, अब इसके अंदर आप बताएं कौन कौन सी चीज आईडीसी होगी, कौन कौन सी चीज आईडीसी नहीं होगी। निगोशिएशन वाली सर, मैनेजर सैलरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ओ कैसे, क्या वो पूरा महीना इसी चक्कर में लगा रहा था, बताएं जी, क्या उसने पूरा महीना सर यही काम किया था? क्यों जी, मैनेजर का आपने कहा मैनेजर की सैलरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। उससे कोई काम नहीं करवाया होगा यार, वो बैंक में जाकर बैठा रहता होगा यार, आपकी मेहरबानी, नहीं ऐसा तो नहीं। इन्वॉल्व रहा, अब बात ये है, एक फाइनेंस मैनेजर है, उसने बैंकिंग को भी डील करना है, उसने एक महीना निगोशिएशन में लगा लिया है लीजिंग कंपनी के साथ, उसने टैक्स का भी काम करना है, उसने बला 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 भी करना है। अच्छा, एक और चीज, क्या ये ऊपर वाली लिस्ट में आ रहा है, आईडीसी की लिस्ट में, क्या कमीशन है, क्या लीगल फीस है, क्या कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या ये कॉस्ट है? ठीक है, क्या अरेंजिंग कोलेटरल है, क्या एग्जिस्टिंग टेनेंट को दिए हैं? नहीं बेटा, कॉस्ट टू निगोशिएट वाला नहीं है, ये कॉस्ट टू निगोशिएशन में कुछ और आएगा। लीज टर्म एंड कंडीशन में कोई आपने जा गए हैं, वहां पर जाकर बैठे हैं, जाने आने का खर्चा चलो आप कह सकते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओनली इफ दे आर कंटिजेंट ऑन ओरिजिनेशन, उसको ओरिजिनेट करवाने में हो,
तो ये शामिल नहीं होगा। इस बंदे को और भी काम किए होंगे। मालिक अभी वेला नहीं बैठा हुआ कि उसने बस एक लीज करवाने के लिए इसको बस रखा हुआ है। ठीक है, एक बात ये याद रखें। तो आपकी आईडीसी ये यस लीगल एडवाइजर को लीगल फीस पे की जा रही है। रिव्यू और एडवाइस ऑन लीज एग्रीमेंट सारा का सारा ये अब डायरेक्टली ओरिजिनेशन के अंदर लीज एग्रीमेंट के ऊपर वो पूरा ओपिनियन दे रहा है, उसको सही ड्राफ्ट करवा रहा है, सारा काम कर रहा है। तो ये उसकी फीस लीगल फीस है, ये आईडीसी होगी। ये तो सैलरी तो देनी देनी है और दूसरे काम भी कर रहा होगा वो। रेंटल्स 5 लाख हैं और 3 साल उसकी लीज टर्म है। 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को आपने पेमेंट करनी है। लिहाजा अब आपकी लीज पेमेंट्स आपकी कितनी हो जाएंगी? 5 लाख ज़रब 1 साल में 2 और 3 साल में 6 इंटू 2 years इंटू 3 years इंटू 2 इंस्टॉलमेंट पर ईयर। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था 5 लाख ज़रब 6 3 मिलियन की ये लीज पेमेंट होगी। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन। इसमें सिर्फ रेंटल्स हैं, डाउन पेमेंट भी कोई नहीं है और बाकी चीजें भी कोई नहीं है। अच्छा जी, अब हमारा साल हमने अपने साल के हिसाब से नहीं देखना, हमने शेड्यूल बनाना है किसके हिसाब से? लीज के हिसाब से। लीज कब से हुई उसके मुताबिक शेड्यूल बनेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। जी बेटा, क्या एडवांस का क्वेश्चन बन रहा है या एरियर का बन रहा है? कुछ लिखा हुआ है? इन एडवांस का कुछ लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ तो एरियर ही तस्वर कर लेंगे हम। मैं वैसे लिख भी दे देता हूँ इन एरियर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 5 लाख इंटू 1 - 1 पॉइंट रेट क्या दिया हुआ है? इम्प्लिसिट रेट इन द लीज 14%। 14% लूंगा या 7% लूंगा? -6 डिवाइड बाय 0.07। डेट से एडवांस पे के चक्कर में नहीं जाना बेटा। हाँ, डेट से वैसे एडवांस ही लग रहा है। 1 अक्टूबर एडवांस करना चाह रही हैं, चलो ये लो यार एडवांस कर देते हैं। ये लो, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 5 हो गई, मुझे क्या मसला है? यहाँ पे जमा 5 लाख अलहदा से तो पहले लिखता होता हूँ, तो बाद में लिख दिया मैंने। 500 5 लाख इंटू 1 - 1.07 raised to power -5 divided by 0.07। 5 lakh plus 2550098। well done। 25500 ये उसकी क्या आ गई? 25 मिलियन या 2.5 मिलियन। ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू फीस पेमेंट आ गई। अब आपने इसका क्या बनाना है?
शेड्यूल बनाना है। 1 अप्रैल साल 21, 20, 22, 19, 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा काम। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। पहले 2.5 2550 रुपीज 1000 में बना ले। 2550 इंस्टॉलमेंट 5 लाख को हम 500 कर लेंगे। 1 अप्रैल 19, 500 500 इंटरेस्ट 2050 आ जाएगा। 1 अक्टूबर 19, 500 2050 के ऊपर 7%, 143.5, 143.5। 500 में से 143 माइनस कर दो, 356.5 जमा करते हैं 2050, 1693.5। 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 20, 1 अक्टूबर 20, 1693.5 इंटू 0.07, 118.5 माइनस 500, 381.5 माइनस 1693.5 2075 इंटू 0.07, 145.3 माइनस 500, 645 आ गया माइनस 500, 354.7। ओ यार क्या कर रहा है वसीम, ऐड अप कर दिया। 1693 माइनस 381.5 1311.5 1311 के ऊपर 1312 कर दें। ले जनाब 1312 कर देते हैं। 5.5 भी तो थोड़ा है ना। 1312 के ऊपर 0.07, 92 और ये हो जाएगा 408। 1312 माइनस 408, 904। चले काफी हो गया, शेड्यूल काफी हद तक बन गया, बाकी का काम बाद में देखेंगे। अब असल चीज ये है हमारा ईयर एंड कब है, ये देखना है। आपका ईयर एंड 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20 है। अब आप अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या करें, लाइन लगा दो 31 दिसंबर 19, ये आपकी आखिरी लाइन। अब जरा सोचें कि आपका ये वाला पैसा, किसी और पार्टी का ये वाला पैसा, क्या हमने अक्टूबर, नवंबर और सिर्फ दिसंबर यूटिलाइज किया या पूरा टेन्योर यूटिलाइज किया? हमने ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यूटिलाइज किया है। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट मुकम्मल हमारे साल का नहीं है। तो अब इसको कैसे डील करना है ये हमने देखना है। और एंट्री कैसे पास करनी है, आईडीसी आ गई है। आईडीसी की एंट्री हमने पहले वैसे तो सीख लिया है।
अब कैसे पास करनी है वो देखते हैं। जनरल एंट्रीज, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कैश आईडीसी वाला क्रेडिट, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट नहीं है। आईडीसी 500 या 50,000 आपका ये आईडीसी आ गया। और लीज लायबिलिटी मेरी 2550 हो जाएगी। 2550 नहीं, पहली इंस्टॉलमेंट भी 1 अप्रैल को पे कर रहे हैं, 1 अप्रैल 19। तो कैश लीजिंग कंपनी को भी दे देते हैं। फर्स्ट रेंटल क्या है, 500। तो मेरी लीज लायबिलिटी अल्टीमेटली 2050 हो जाएगी और टोटल हो जाएगा 2600। बात समझ लग गई है बच्चों? मैंने आज ही डिस्कस किया, या तो ये 2 एंट्रीज के जरिए, एक ही एंट्री के जरिए कर दो, पहली इंस्टॉलमेंट भी पे कर दो और बैलेंस आपको लीज लायबिलिटी ले लो, या फिर लीज लायबिलिटी मुकम्मल ले लो और बाद में लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट करके एक इंस्टॉलमेंट पे कर देना। पहली चीज हो गई 1 अप्रैल 19 को ये एंट्री पास हो गई। 2550 माइनस पॉइंट्स। नेक्स्ट है जी 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर को पेमेंट होगी, 1 अक्टूबर 19 को। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है हमारे साल का ये 143.5, 143.5। और फिर 1 अक्टूबर 19 को लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट कर देंगे मुकम्मल का मुकम्मल रेंटल। अब कहानी असल आएगी 31 दिसंबर पर क्या करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। मेरा हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल की पेमेंट में मौजूद है, लेकिन कितने महीने का? 3 महीने का। ये कितने महीने का? 6 महीने का। 118.5 6 महीने का। तो मैं क्या करूंगा, चुप करके 118.5 तकसीम 6, जितने अरसे का रेंटल है, 6 मंथ्स का रेंटल है, उस पर डिवाइड कर दूंगा और मेरे साल में कितने महीने आ रहे हैं उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। सभी ऐसा क्यों? वाई नॉट डिवाइड बाय 2? तो बेटा अगर यही रेंटल, यही बातें होती, मैं डेट चेंज कर दूं, 1 मई से शुरू करवा दूं, तो मेरे साल में कितने महीने आ रहे होंगे? 2 महीने आ रहे होंगे। अगले साल में कितने महीने जा रहे होंगे? 4 महीने जा रहे होंगे। तो इसलिए ये फॉलो कर लें। मंथ्स इन करंट ईयर, ये 59.25 मैसेज में आ गया हुआ है। इसका 59.25 बनता है 118.5 का आधा कर दें तो अब पीनट अप्रोच के जरिए काम नहीं होने का ना। अब चूंकि पूरे का पूरा इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा पीनट भी नहीं चल सकती। अब अगर आप करंट और नॉन करंट बनाएंगे ना, तो अब आपको बड़े तहम्मुल मिजाजी से बनाना है, अगर ऐसा मिड ऑफ द ईयर का कानून आ जाए तो। अब अगर आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं लीज लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में और
लीज लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में कैसे करना है। अब अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे देखें, लाइन लगाएं और देखें कितना बनता है 1693.5, ये आपकी टोटल हो गया 1693.5 प्लस इंटरेस्ट जितना आपका हाफ बनता है 59.25, ये टोटल लायबिलिटी माइनस इसमें से करंट लायबिलिटी करेंगे। करंट लायबिलिटी कितनी बनती है। अब करंट लायबिलिटी में भी आपने प्रिंसिपल पे करना है प्लस जो आपने इंटरेस्ट बुक किया वो करना है। अब नहीं, अब डायरेक्टली चुप करके इंस्टॉलमेंट उठा के नहीं फेंकनी है, तो लॉजिकली चलना है। पिछले में चीजें सेम थी एडवांस के केस में, आपका ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड लीज का ईयर एंड मैच था, यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे करंट लायबिलिटी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 59.25 और प्रिंसिपल है आपका 381.5। ये दोनों माइनस कर दें, 381.5 माइनस 59.5, तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। माइनस 381.5 1311.55 440.75। नहीं बच्चों, तो ये आपका करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन भी हो गई, हमारी जर्नल एंट्री भी हो गई, जर्नल एंट्री को आगे लेके चलने का तरीकाकार भी हो गया। 1 अप्रैल 20 की एंट्री भी करवा दूंगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। साल में 2 रेंटल्स पे हुए हैं, यस 2 रेंटल्स पे हुए हैं। दूसरा रेंटल मैंने पे नहीं किया तो है, ये फर्स्ट रेंटल, ये सेकंड रेंटल। क्यों जी, 2 रेंटल हो गए ना। अब आ जाती है बेटा जी अगले साल की बारी, उत्थे जाके की करना है, उत्थे जाके टेंशन लेनी नहीं, उत्थे जाके 1 अप्रैल 19 नहीं 20, 1 अप्रैल 20 था ना, 1 अप्रैल 20 को पेमेंट करनी है। अब आपने आधा रेंटल बुक कर लिया हुआ लीज लायबिलिटी में, आधा नहीं किया हुआ, तो बाकी का आधा भी बुक कर दो। हमने तो बहुत आसान सी एंट्री सीखी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट 59.25, बाकी का भी बुक कर दिया। ये था जनवरी फरवरी मार्च का। अब लीज लायबिलिटी में आ चुका हुआ है, लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट हो तो पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट 500 की ही जानी है। ठीक है जी, मैंने सिर्फ लीज लायबिलिटी से रिलेटेड अभी कहानी किया, एसेट की डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बात नहीं की मैंने। एसेट अब जितना उसका 3 साल का टेन्योर है उसके ऊपर डेप्रिशिएट होगा, वही बात करता हूँ। मिनट ऑफ द ईयर आया, अब उसकी बात करेंगे, देखते हैं अभी। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग कर देते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट, टोटल था हमारा 2550 का एसेट, जर्नल एंट्री से देखना है 2600 का था, शेड्यूल से देखेंगे गलती कर जाएंगे। 2600 का एसेट था, 3 साल उसकी लाइफ थी, इनटू अप्रैल कमेंसमेंट डेट यहाँ पर और भी आ जाता, कोई और चीजें भी आ जाती
कि भाई अवेलेबल फॉर यूज एलआईसी को इतनी तारीख को हुआ है, तो भी कोई टेंशन नहीं होनी थी। 80 डेप्रिसिएशन आते शुरू करते हैं कमेंसमेंट डेट से, 1 अप्रैल से। यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूं ना, ये मैं एक लफ्ज लिख भी दूं 1 जुलाई, तो भी 9 महीने की 1 अप्रैल से शुरू करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने में कहा कहां से शुरू करो, इसलिए 9 मंथ्स, 9/12, ये 3 इयर्स था, इसलिए 9/12 भी किया। 2600 तकसीम 3 ज़रब 9 तकसीम 12, 650। अगला साल आएगा, अगले साल की पहली पेमेंट कर दी, 1 अक्टूबर की पेमेंट आप चुप करके सही वाली कर देंगे, 1 अक्टूबर 20 की, उसमें रोला कोई नहीं पड़ना। तो हमारे साल का इंटरेस्ट है, हमारे साल में बुक हो रहा है। और लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये तो 500 के साथ जाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 1 अक्टूबर 20 को क्या वैल्यू आ रही है जी? 92 का इंटरेस्ट। इस साल में अब 31 दिसंबर 20 को डेप्रिसिएशन डेबिट, राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट 2600 तकसीम 3 साल आएगा, पूरे साल की 867। और एक और एंट्री आएगी वंस अगेन, 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगले साल में कितना बनता है जी। 904 ज़रब 7%, 63.28। ओहो, तकसीम 2, नहीं ऐसे नहीं, 63.28 तकसीम 6 ज़रब 3, दिस इज द राइट वे आउट। 31.64। नहीं बच्चों, कहानी होगी क्या खत्म। मिड ऑफ द ईयर की एक्विजिशन भी देख ली, मिड ऑफ द ईयर की भी आपने एसेट देख लिया, किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, किस तरीके से लेकर चलना है। आज के लिए इतना ही, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा टेक्निकल था, हाँ हाँ, ऐसा ऐसा और टेक्निकलिटीज की तरफ जाएगा। इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इस वक्त मैं बता दूं, ये वाला टॉपिक खतरनाक तरीन टॉपिक हो चुका हुआ। एक जमाने में नहीं था, तो आपने आज पास पेपर किया, कोई खतरनाक नहीं था, बिल्कुल आसान सा पास पेपर।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खतरनाक तरीन टॉपिक्स में से शुमार होना शुरू हो गया हुआ है, मुश्किल टॉपिक हो गया हुआ है। तरीके से चलेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।